चलो यार, आज पांडु शुरू करते हैं। पांडु को मॉडर्न में अनीमिया से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग पांडु को बिल्कुल शुरू से देखेंगे और कंप्लीट वीडियो ये पांडु की होने वाली है। अगर क्वेश्चन पेपर में पांडु से क्वेश्चन आता है ना, तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला, तो बहुत ध्यान से कंप्लीट पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में पहला ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया है यह रसबस रोतस की एक व्याधि है। तो रसबस रोतस की व्याधि किसने बताया इसको? आचार्य चरक ने और आचार्य वाग्भट ने। आचार्य वाग्भट और आचार्य चरक ने पांडु को रसवस रोतस की एक व्याधि माना है। अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पांडु को हम लोग आम जिंदगी में समझ लेते हैं ना कि खून की कमी को पांडु कह देते हैं। रोज़मर्रा कोई चलता फिरता आदमी, या हम लोग बचपन से सुनते आते हैं ना कि खून की कमी को ही अनीमिया कहते हैं। अनीमिया मतलब खून की कमी। पर यहाँ पे आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने गुगली फेंकी है। उन्होंने इसको रसबस रोतस की व्याधि माना है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत होते हैं, वो सीधे सज्जन आदमी, वो बताते हैं कि पांडु जो है वो एक रक्त प्रदोषज विकार है। क्या है पांडु? एक रक्त प्रदोषज विकार है। तो ये चीज़, ये डिफरेंस देखते हुए चलना कि आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने पांडु को रसबस रोतस की व्याधि माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने वहाँ पे रक्त प्रदोषज विकार माना है। अब पांडु को रक्त अल्पता जन्य विकार माना गया है। तो वही चीज़ है कि कोई भी खून की कमी या फिर रक्त धातु की अल्पता जब होती है तो उसको पांडु रोग कहते हैं। ये एक बहुत ही जनरलाइज बात है। बाकी आगे हम इसकी जब संप्राप्ति देखेंगे तो हम देखेंगे कि रक्त धातु कैसे दूषित होती है वहाँ पे, या रक्त की अल्पता का यहाँ पे क्या मतलब है, वो हम आगे चल के देखेंगे। आचार्यों ने कामला को पांडु का उपद्रव माना है। जब कामला हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब पांडु से पीड़ित व्यक्ति पित्त प्रकोपक आहार विहार लेता है तो वह कामला को प्राप्त कर लेता है। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कामला के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? कामला उसी व्यक्ति को हो सकता है जो पहले पांडु से पीड़ित हो। जब पांडु से पीड़ित व्यक्ति पित्त प्रकोपित आहार विहार लेगा, यानी क्षार अम्ल लवण तीक्ष्ण ऐसे अत्यधिक व्यायाम या मद्य पदार्थों का सेवन करता है, ऐसा व्यक्ति, उसका जो पांडु रोग होता है वो कामला में परिवर्तित हो जाता है। तो आचार्यों ने कामला को पांडु का उपद्रव माना है। ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य वाग्भट ने पांडु रोग के साथ शोथ का भी वर्णन एक ही अध्याय में किया है, यानी उसका स्वतंत्र वर्णन अपनी संहिता में नहीं किया। बाकी आचार्य चरक ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 44वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। माधव निदान, ये यहाँ के स्पेशल गेस्ट होते हैं, इनका हमें याद रखना होता है कि अध्याय 8 में इन्होंने वर्णन किया है। अष्टांग हृदय ने निदान स्थान के 13वें अध्याय में पांडु रोग का वर्णन किया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा तुम लोग रटने में माहिर हो तो माधव निदान रट लो, बाकी चरक का तो याद हो ही जाता है कि 16 में किया है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना कि माधव का याद कर लो, उसका डबल कर देना, चरक का हो जाएगा। बस याद रखना कि चिकित्सा स्थान है वहाँ पे। बाकी इसकी निरुक्ति और व्युत्पत्ति की बात करें तो देखो, पांडु को कभी ये नहीं बोलना है कि शरीर का पीला हो जाना ही पांडु है, या खून की कमी से जब शरीर पीला हो जाता है तो पांडु हो जाता है, ये हमें नहीं बोलना है। ये तो कोई चलता फिरता आदमी भी बोल देना है। हमें अपने आप को साबित करना है ना कि हम अलग हैं। फीस भरते हैं ना हम ज़्यादा, और दिमाग भी खपाते हैं, तो वो कैसे दिखेगा? वो ऐसे दिखेगा कि हमें वहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड्स यूज़ करने आने चाहिए अच्छे। वो वर्ड्स क्या हैं कि वहाँ पे श्वेत पीत या फिर पांडु वर्ण का रोगी की त्वचा हो जाती है, यानी कि रोगी की जो त्वचा का वर्ण है वो पांडु वर्ण हो जाएगा। पांडु रोग है तो रोगी की त्वचा किस वर्ण की हो जाएगी? पांडु वर्ण की हो जाएगी। बस सिंपली इतना ही बोलना है। ऐसी व्याधि या जिस व्याधि में रोगी की त्वचा का वर्ण पांडु वर्ण का हो जाता है या श्वेत पीत वर्ण का हो जाता है, उस व्याधि को पांडु कहते हैं। अब पांडु को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? पांडु को हम लोग कंपेयर करते हैं अनीमिया से। और अनीमिया की डेफिनेशन क्या कहती है? अनीमिया की डेफिनेशन कहती है कि रिडक्शन इन द आरबीसीज, या फिर हीमोग्लोबिन की लेवल में कभी भी कमी आती है ना, तो उसको बोल देते हैं हम लोग अनीमिया। पर पांडु की डेफिनेशन क्या है? पांडु की डेफिनेशन कोई कमी अमी नहीं बता रही है। पांडु की डेफिनेशन सिर्फ ये कहती है कि ऐसा रोग जिसमें भी रोगी का वर्ण
रोगी का वड़ या रोगी की त्वचा का वड़ जो होता है वो पांडु वड़ का हो जाता है, उसे पांडु रोग कहते हैं। तो उसकी निरुक्ति क्या बताई है आचार्यों ने कि पांडस्तु पीत बागार्थ केतकी धूल सन्निभ। अब ये केत की धूल ये इंपॉर्टेंट है। एक पुष्प होता है, क्या होता है, पुष्प होता है जिसका नाम होता है केतकी। अब यहाँ पे जो केतकी की धूल ही बोला गया ना, तो धूल को यहाँ पे हम लोग उसके पॉलन ग्रेन से कंपेयर कर सकते हैं। मान के चलो कि कोई भी एक पुष्प है, ड्राइंग में मैं पिकासो से बस थोड़ा सा 21 हूँ, तो उसके बीच में जो भी उसके पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो जिस वर्ण के होते हैं, पांडु का रोगी उसी वर्ण की त्वचा का धारण कर लेता है। मतलब उसकी त्वचा उसी वर्ण की हो जाती है। किस वर्ण की हो जाएगी त्वचा? केतकी पुष्प की धूली के समान वर्ण की जिस रोग में त्वचा हो जाती है, उस रोग को पांडु रोग कहते हैं। माधव निदान ने भी कुछ ऐसी ही निरुक्ति दी है। ये उसका रेफरेंस लिखा हुआ है कि पांडु वर्ण से उपलक्षित रोग को पांडु रोग कहते हैं। उपलक्षित का मतलब क्या होता है? चिन्हित। यानी कि पांडु वर्ण से जो रोग चिन्हित है, यानी वहाँ पे पांडु वर्ण तो होगा ही होगा, उस रोग को पांडु रोग कहते हैं। ये चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना, ताकि दिमाग में बैठ जाए। अब आता है उसकी डेफिनेशन। ये हम लोग अनीमिया से देख लेते हैं कि अनीमिया से क्या और पांडु में क्या डिफरेंस है, जो मैंने पहले बोला था। तो अनीमिया क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, रिडक्शन देखा जाता है 3 चीज़ों में, आरबीसीज के नंबर में, हीमोग्लोबिन के कंटेंट में और पैक्ड सेल वॉल्यूम में। इन तीनों चीज़ों में अगर किसी भी एक चीज़ में भी अगर रिडक्शन दिख जाता है तो उसको अनीमिया कह देते हैं। जबकि पांडु हमारा क्या था? ऐसा रोग जिसमें रोगी की त्वचा पांडु वर्ण की हो जाती है, उसे ही पांडु रोग कहते हैं। तो ये डिफरेंस है। मतलब अंधे होके नहीं बोल देना है कि पांडु ही अनीमिया है, अनीमिया ही पांडु है। वहाँ पे डिफरेंस है। बाकी आगे अब बात करते हैं निदान की, क्योंकि हम लोग रोग निदान के सेकंड पेपर के लिए इसको तैयार कर रहे हैं, तो निदान इम्पोर्टेंट है। तो निदान भी 3 तरीके के होते हैं ना, आहारज, विहारज और मानसिक। ये 3 तरीके के निदान होंगे। आहारज में हमारी डाइट क्या है, विहारज में हमारी लाइफस्टाइल क्या है, और मानसिक में मेंटली हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, उस चीज़ कैसे वो हमारी फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी को अफेक्ट करके वहाँ पे पांडु की उत्पत्ति करता है, वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आहारज निदान की। तो आहारज निदान में सीधा सीधा है, ये क्या होता है, पित्त प्रदान त्रिदोषज व्याधि होती है। हम लोग जब इसके टाइप देखेंगे ना, तो वहाँ पे 5 प्रकार के टाइप्स आचार्य चरक बताएंगे। तो लेकिन 5 प्रकार के टाइप तो होते हैं, उन सभी टाइप में जो प्रधान दोष होगा वो पित्त प्रधान होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्षार, अम्ल, लवण तथा अत्यधिक उष्ण पदार्थों का अति सेवन जब भी करते हैं तो वो पांडु को कहीं ना कहीं लीड करेंगे। तो क्षार, अम्ल, लवण और अत्यधिक उष्ण पदार्थ, ये सब क्या हो गए? पित्त प्रकोपक आहार हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। अब लिखा हुआ है वृद्धासन तथा असात्म्य भोजन का सेवन। वृद्धासन ये सब नॉर्मल चीज़ है कि कोई भी चीज़ विरुद्ध है, जैसे दूध के साथ मछली, ये सब चीज़ें होती हैं। या फिर वो निष्पाप बोलते हैं तुम्हारा सेमको, मांस तुम्हारी उड़द की दाल हो गई, खली, तिलपिंड, या फिर इन सब का अत्यधिक सेवन जो होता है वो भी क्या करता है? पांडु का निदान का काम करता है। मद सेवन ये भी तीक्ष्ण होता है और पित्त प्रकोपक होता है। मृतिका भक्षण ये क्या होता है? मिट्टी का खाना। ये हम लोग जब पांडु के 5 पार्ट देखेंगे ना, या 5 भेद देखेंगे, तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा एक मृतिका भक्षण जन्य भी पांडु होती है। बिहारज में क्या देखते हैं? बिहारज में देखते हैं देवाशयन। अब देवाशयन सब लोग समझते हैं कि कफ को केवल प्रकोपित करता है, नहीं, पर आचार्य बताते हैं यहाँ पे कफ और पित्त दोनों दोष प्रकोपित होते हैं। वेगा अपरोध, वेग का अवरोध होना या अधारणीय वेगों को जब धारण करते हो तो वो पांडु को कहीं ना कहीं उत्पन्न होने में सहायक होते हैं। अति व्यवाय या अति व्यायाम, अति व्यवाय मतलब शुक्र धातु का तुम्हारा क्षय हो जाएगा। हम लोग देखेंगे आगे चल के, जब संप्राप्ति देखेंगे ना, तो वहाँ पे समझेंगे कि कैसे कौन सी धातु कब क्या काम कर रही है। अति व्यायाम जितनी क्षमता है उससे अधिक व्यायाम कर लेना क्या करता है? धातुओं को क्षीण करता है और वात आदि दोषों को प्रकोपित करता है। ये भी क्या होगा? पांडु का विहारज निदान है। पंचकर्म की व्यापत्ति, यानी कि जब ठीक तरीके से पंचकर्म नहीं होता, उसके उपद्रव
के स्वरूप के रूप में भी हमें पांडु होते हुए दिख सकता है। मानसिक निदान में क्या होगा? मानसिक निदान में काम, चिंता, भय और क्रोध, शोक से आक्रांत होना, ऐसे व्यक्ति अगर इन आहारज निदानों का या विहारज निदानों का सेवन कर लेंगे ना, तो पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाएगी उनमें। तो यहाँ पे अगर फिर से रिपीट करना चाहो तो आहारज में हमें मेनली फोकस करना है, जो अगर एग्ज़ाम में नहीं उसी टाइम क्लिक कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें कि मांस, निष्पाप, तो हमें मोटा माटी चीज़ें लिख देनी है, पित्त प्रकोपक आहार लिख देने हैं। बस तरीका यही है लिखने का कि पित्त प्रकोपक आहार लिख दो वहाँ पे। पित्त में भी कौन कौन से, जैसे पित्त के गुण याद करते हैं, पित्तम साइसनियम उष्णम लघु विश्रम सरंध्रम, तो वहाँ पे जो भी है ना, उष्ण हो गए, तीक्ष्ण हो गए, मद हो गई, या फिर लवन हो गया, क्षार हो गया, ये सब लिख देंगे। विहारज निदान में दिवाशयन, वेगावरोध, अति व्यवाय, अति व्यायाम, पंचकर्म, काम, चिंता, भय, क्रोध, क्रोध, भय, ये सब क्या होते हैं? पित्त को प्रकोपित करने वाले होते हैं। अब आता है संप्राप्ति। ये इसकी सामान्य संप्राप्ति है। जब हम इसके भेद देखेंगे तो भेद के अनुसार भी संप्राप्ति देखेंगे, पर सामान्य संप्राप्ति तो कम से कम आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि निदानों का सेवन होता है। कोई भी व्यक्ति जब निदानों का सेवन करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि पित्त प्रधान त्रिदोषों का प्रकोप होगा। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि पित्त प्रधान त्रिदोषों का प्रकोप होगा, तो ये व्याधि कैसी है? पित्त प्रधान है। फिर वो दोष क्या करेंगे? त्वक मासांतर स्थान संश्रय, हमारी जो स्किन होती है, स्किन और जो मांस धातु होती है उसके बीच में अपना स्थान संश्रय कर लेंगे। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइवा में तुमसे कोई भी उठा के मुँह उठा के पूछ लेगा, एग्ज़ाम में तो लिखना ही है, तभी मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर फोकस कर लेना। सबसे पहले क्या किया? निदान का सेवन किया। निदान हम देख चुके हैं 3 तरीके के होते हैं, आहारज, विहारज और मानसिक। निदान के सेवन के बाद क्या हुआ कि पित्त प्रधान तीनों दोषों का प्रकोप हो गया। फिर ये दोष, अपने दोषों की हम लोग अवस्था पढ़ते हैं ना, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेदावस्था, तो वो जब प्रकोपित हो जाएंगे अपने स्थान पे, फिर क्या करेंगे? स्थान संश्रय के लिए जाएंगे। और स्थान संश्रय कहाँ करेंगे? त्वक और मांस के बीच में। ठीक है, त्वक और मांस के बीच में वो अपना स्थान संश्रय करेंगे। वहाँ पे स्थान संश्रय करने के बाद वो क्या करेंगे? धातुओं की दुष्टि करेंगे। कौन कौन सी धातु हैं? वात, वात, कफ, ये तो दोष हो गए। फिर रक्त, मांस, ये वाली जो 2 धातु है ना, इनको दूषित करेंगे। कौन कौन सी? रक्त और मांस धातु। और स्पेसिफिकली अगर रक्त में देखें तो रक्त की अल्पता को ये लीड करेंगे वहाँ पे। फिर इससे क्या होगा? इनके दूषित होने से त्वचा का पांडु वर्ण हो जाएगा। जो त्वचा का वर्ण होगा वो पांडु हो जाएगा, और इसी को तो हम क्या कहते हैं? पांडु रोग कहते हैं। हमने जब पांडु की निरुक्ति और व्युत्पत्ति पढ़ी थी तब यही तो देखा था, वह रोग जिसमें रोगी की त्वचा क्या हो जाती है? पांडु वर्ण की हो जाती है, उसे पांडु रोग कहते हैं। तो बस वही चीज़, क्या क्या संप्राप्ति हुई, ये जनरल संप्राप्ति ये आनी चाहिए। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर भेदों के अनुसार नहीं भी हो पा रही है तो कम से कम लिखने के लिए कंटेंट तो हो हमारे पास। ये इतना तो देखो कोई भी कर सकता है, अगर नंबर चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और लॉजिकल बहुत आसान है। सबसे पहले निदानों का सेवन। निदानों के सेवन से क्या हुआ? हमारे पित्त प्रधान जो भी 3 दोष थे ना, वो प्रकोपित हो गए। फिर उन्होंने कहाँ स्थान संश्रय किया अपना? त्वक और मांस के बीच में, त्वक मांसांतर अपना स्थान संश्रय किया। वहाँ पे स्थान संश्रय करने के बाद उन्होंने क्या किया कि रक्त और मांस धातु, इनको दूषित कर दिया, जिसके कारण से क्या हो गया? जो त्वचा का वर्ण था ना, वो कैसा हो गया? पांडु वर्ण हो गया। और इसी को क्या कहते हैं? पांडु रोग कहते हैं। तो बस ये है, रट लो इसको, घोट के पी जाओ, जो भी करना है करो, पर इसको दिमाग में बैठा लो। अब देखते हैं इसके संप्राप्ति घटक। ये इम्पॉर्टेंट है, अलग भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर एक शॉर्ट नोट या फिर पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन पांडु पे आता है तो उसमें तो लिखना ही लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले संप्राप्ति घटक में क्या होगा? दोष कौन सा होगा? पित्त प्रधान व्याधि तो है, पर क्या भी है? त्रिदोषज भी है, ये भी याद रखना है। इसमें दूष्य कौन कौन से हो जाएंगे? दूष बोलते हैं धातु को,
तो हमारी धातु हमने सबसे पहले देखा था आचार्य चरक और भागवत ने बताया था ये रसवास रोतस की व्याधि है। तो इसमें रस, रक्त और मांस, रक्त की क्या हो जाती है यहाँ पे, अल्पता हो जाती है, हमने पीछे देखा है। उपधातु कौन सी होती है, त्वचा होती है, क्योंकि त्वचा का वर्ड ही तो पांडु हो रहा है, वर्ड इसी का तो बदलता है त्वचा का, और त्वचा क्या है, उपधातु है। अग्नि की दृष्टि क्या होगी, मंदाग्नि होगी। अब ये मंदाग्नि अभी समझ में नहीं आएगा, पर आगे की जब स्लाइड्स आएंगी ना तो वहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे मंदाग्नि क्यों लिखा हुआ है। स्रोतस कौन कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो रसवा स्रोतस इन्वॉल्व है, रक्तवा स्रोतस इन्वॉल्व है। स्रोतो दुष्टि कैसी है, संग है, ये संग क्यों लिखा है ये भी आगे समझ में आएगा। उद्भव स्थान क्या है, ये आमाशय से ये इसकी उद्भव होता है, यानी आमाशय से ये शुरू होती है। आमाशय से क्यों शुरू होती है देखें, क्योंकि हमने निदानों का सेवन किया है ना, वहाँ पे निदानों का सेवन किया, वहीं से तो जब तीक्ष्ण अम्ल लवण इन सारे निदानों के सेवन किया तो आमाशय में उनका पाचन हुआ, जो रस बना वो विकृत रस बना, जिससे कि बाकी के जो दोष हुए या फिर धातुएं वो प्रकोपित होनी शुरू हो गई। आयुर्वेद में मोटा माटी यही कहते हैं कि जो भी व्याधियाँ होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, हमारे आमाशय से ही शुरू होती हैं। अधिष्ठान, अधिष्ठान सर्व शरीर है, क्योंकि क्या होता है, त्वचा की ये बीमारी है ना, त्वचा का रोग है, इसमें त्वचा पांडु वर्ड की हो रही है, और त्वचा क्या होती है, सर्व शरीर को आवरणित किए रहती है। व्याधि का स्वभाव क्या है, चिरकारी है, दीर्घकाल तक चलने वाली व्याधि। अब आता है पांडु के भेद और सामान्य पूर्व रूप। सबसे पहले पांडु के भेद पे फोकस करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, आचार्य चरक और भागवत ने 5 बताए हैं, और आचार्य सुश्रुत जो कि हमारे भोले इंसान हैं, इन्होंने 4 ही बताए हैं। अब 5 जो बताए हैं उनमें 4 तो सबको याद हो जाते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। अब होता है 5वां जो आता है और इम्पोर्टेंट जो है वो आता है मृद भक्षण जन्य। मृद बोलते हैं मिट्टी को, यानी कि मिट्टी के खाने से जो पांडु उत्पन्न होता है वो भी एक है, तो मृद भक्षण जन्य। आचार्य सुश्रुत जो हैं वो सन्निपातज तक तो सेम बताते हैं, पूरे उनके वही होते हैं, पर वो मृद भक्षण जन्य नहीं बताते हैं। तो आचार्य सुश्रुत क्या क्या बताएंगे, बात, पित्त, कफ और सन्निपातज, पर मृद भक्षण जन्य पांडु का वर्णन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने प्रकार की पांडु रोग उन्होंने बताए हैं, तो वहाँ पे कितने प्रकार के बताए हैं, सिर्फ 4 प्रकार के। बाकी आचार्य चरक और भागवत ने कितने प्रकार के बताए हैं, 5 प्रकार के। यहाँ पे कौन सा नहीं माना है, मृद भक्षण जन्य ने नहीं माना है। आचार्य सुश्रुत ऐसा क्यों कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब कोई भी मनुष्य या फिर जो व्यक्ति होगा वो अगर मृद का भक्षण करेगा तो ये मृद आगे चल के क्या करेगी, इन्हीं तीनों दोषों को तो प्रकोपित करेगी। तो इसलिए उन्होंने उसको इन चारों के अंदर ही समावेश कर लिया, उसका अलग से उसको नहीं बताया है। जबकि आचार्य भागवत और आचार्य चरक ने अलग से बताया है 5 प्रकार की पांडुओं का। अब क्वेश्चन अगर जनरली आता है या एमसीक्यू में देख जाता है कि पांडु के कितने भेद बताए गए हैं, तो पांडु के 5, पा से पांडु, पा से 5 भेद, बस याद कर लेना। आचार्य सुश्रुत एक्सेप्शन है, वहाँ पे बस अलग से याद रखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। अब आते हैं इसके सामान्य पूर्व रूप। भेदों के अनुसार जो पूर्व रूप होंगे वो हम आगे देख लेंगे, पर सामान्य पूर्व रूप क्या है वो हमें पता होने चाहिए। तो आचार्य चरक अनुसार सिंपल से 4 बताए गए हैं, वो देख लो, हृदय स्पंदन, रोक्षता, स्वेदाभाव और श्रम। अब देखो, कोई भी रोगी होता है जिसको मान के चलो अनीमिया है, तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा, जरा सी सीढ़ियाँ चढ़ी उसका सांस फूलने लगेगी तो क्या हो जाएगा, हृदय स्पंदन हो जाएगा। अब पांडु कैसी व्याधि है, पांडु रस वास रोतस की व्याधि बताई गई है ना। तो रसवास रोतस की जब व्याधि है तो हम लोग रस की जब भी सार परीक्षा करते हैं वहाँ पे क्या है, त्वक सार पुरुष के लक्षण देखते हैं। तो त्वक मतलब त्वचा, और पांडु भी क्या हो रहा है कि त्वचा ही वहाँ पे क्या हो रहा है, पांडु वर्ड की हो रही है, तो वहाँ पे रोक्षता, त्वचा में रोक्षता, उसके अंदर रोक्षता जो होगी, रूक्षता बहुत ज़्यादा दिखेगी।
श्रम थकावट होगी, स्वेदा भाव होगा, ये आचार्य चरक ने बताए हैं। वहाँ पे सिर्फ 4 सामान्य पूर्व रूप का वर्णन किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, स्टीवन बताया कि मतलब थूकेगा बार बार, गात्र में साधता होगी मतलब, और मृद भक्षण की इच्छा होगी। अब देखो उन्होंने सामान्य पूर्व रूप में यहाँ पे क्या बताया कि उसे मिट्टी खाने की इच्छा होगी, उसको सामान्य पूर्व रूप में ये होगा। पूर्व रूप वैसे होते क्या है, पूर्व रूप बोलते हैं उसको कि व्याधि उत्पत्ति से पूर्व के जो लक्षण होते हैं उन्हें बोलते हैं पूर्व रूप। क्या होता है कि व्याधि उत्पत्ति से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं पूर्व रूप। तो यहाँ पे व्याधि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, उससे पहले जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो स्टीवन, गात्रसात, मृत भक्षण की इच्छा, अक्षिकूट में शोथ, ये जो है ना ये बहुत बार देखने को मिलेगा। आंखों के आसपास स्वेलिंग देखने को मिलेगी। पीतवड़ का मलमूत्र होना, अविपाक। अविपाक क्या है, हमने देखा था अग्निदुष्टि कैसी थी, वहाँ पे मंदाग्नि थी, मंदाग्नि थी ना, तो वो मंदाग्नि देखो अविपाक हो रहा है। अविपाक कैसे होगा ना, वो भी अभी देखना। अब सामान्य लक्षण की बात देखो क्या बताया है। अब पहले हम पूर्व रूप देख चुके हैं, अब रूप देख रहे हैं। लक्षण को क्या बोलते हैं, रूप भी बोलते हैं। यानी व्याधि उत्पत्ति के समय जो लक्षण मतलब उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पे व्याधि की उत्पत्ति हो चुकी है। पूर्व रूप में क्या होता है कि वहाँ पे व्याधि की उत्पत्ति नहीं हुई होती है अभी। तो अब देखते हैं इसके लक्षण। तो लक्षण क्या क्या है इसके, रक्त अल्पता है, अल्प मेदस्विता है, निस्सार है, त्वक पांडुता है, इंद्रिय शैथिल्य है, कड़ छ्वेद। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि कानों में हमेशा सनसनाहट की आवाज़ आती रहेगी। दुर्बलता हो गया, अन्य द्वेष हो गया, श्रम, ज्वर, गात्रशूल, श्वास, गौरवता। अब कोई भी मनुष्य है, उसको अगर उसके रक्त की दुष्टि हुई है, उसके रस की दुष्टि हुई है, तो वहाँ पे उत्तरोत्तर धातुओं की भी तो पुष्टि नहीं होगी ना, क्योंकि रस से ही तो रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से आगे चल के उत्तरोत्तर धातु बनती चली जाती हैं। अगर शुरुआत में ही दुष्टि हो गई है, वो ठीक से नहीं बन पा रही हैं, तो आगे की धातुओं की पुष्टि नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि उनके भी लक्षण देखने को मिलेंगे कि वो जल्दी थक जाएगा, उसके गात्र श्वास की उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, कानों में सनसनाहट होगी, दुर्बलता हो जाएगी, कोपन, उसे तुरंत ही गुस्सा आएगा, निद्रा अधिक, जब शरीर में जान ही नहीं है तो हमेशा सोने का ही दिल करेगा। स्टीवन हमने यहाँ पे पूर्व रूप में भी आचार्य सुश्रुत ने बताया था, और इसके लक्षण में भी, रूप में भी देखने को मिल रहा है। क्या बता रहे हैं, स्टीवन यानी बार बार थूकेगा। पिंडिको उद्देष्टन, ये इंपॉर्टेंट है, उसके पिंडलियों में ऐंठन देखने को मिलेगी। वैसे एक क्वेश्चन था तुम लोगों से, पिंडिको उद्वेष्टन किस वेग को धारण करने से होता है, बताना तुम लोग। अब आते हैं विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण मतलब हमने जो पांडु के 5 भेद देखे थे ना, उन पांचों भेदों के स्पेसिफिक क्या क्या लक्षण होंगे वो देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वातज पांडु से। पांडु हमने 5 देखी थी ना, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, वातज पांडु के लक्षण क्या हैं। तो लिखा हुआ है कि माधव निदान का श्लोक है कि त्वक मूत्र नयन आदि नाम रूक्ष कृष्ण आरूढ़ आवा। कि क्या है कि त्वक मूत्र और नयन आदि, इन सब में क्या होंगे, ये रूक्ष होंगे, और उनकी आवा यानी उनका वर्ण कैसा होना शुरू हो जाएगा, कृष्ण आरूढ़ आवा हो जाएगी उनकी। ठीक है, ये किसके लक्षण हैं, वात पांडु के। और उसमें क्या क्या होगा कि तोद, कंपन और आना टिपिकल वातज लक्षण है। कहीं भी अगर तोद दिख रहा है ना, वहाँ पे आंख बंद करके तुम वातज लगा सकते हो। कंपन, भ्रम, ये आना, ये सब किसके लक्षण है, वातज के लक्षण है। ये किसने बताया, माधव, आचार्य माधव के अनुसार। अब आता है चरक। आचार्य चरक ने क्या क्या बताए हैं वातज पांडु के लक्षण। तो देखो, पांडु जो वातज, वात होता है, वात दोष के जो भी टिपिकल जो गुण होते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द इनके लक्षण घूमते हैं। रूक्षा हो गया, रूक्षता हो गई, अंगमर्द हो गया, लालिमा हो गई, ज्वर हो गया, तोद हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ज्वर हम लोग समझते हैं पित्त से होता है रिलेटेड, पर आचार्य चरक ने किस में बताया, ये वातज पांडु का लक्षण बताया है। तोद टिपिकल वातज है, कंपन विद टिपिकल वातज है, पार्श्व वेदना, वेदना जहाँ पे भी आ जाए 90% वातज ही होता है। शूल, शूल वेदना एक चीज़ है, शूल वेदना, ये कहीं भी दिख जाए ना वातज समझ रहा हो। शोथ, आना, त्वचा का कृष्ण तथा पांडु वर्ण होना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, पर इसमें से 3-4 भी याद कर लेते हो ना, सफिशियंट है।
पित्तज पांडु के लक्षण। अब देखो पित्तज है तो फिर पित्त दोष के गुणों के इर्द गिर्द ही ये घूमेंगे, जैसे कि दाह हो गया, तृष्णा हो गया, मूर्छा हो गया, अतिश्वेद हो गया, उष्णता होगी ना वहाँ पे, शीत कामता यानी शीतल वस्तुओं की वो इच्छा करेगा। पीत वर्ण का मलमूत्र टिपिकल पित्तज लक्षण, अरुचि हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कटुवास्यता हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। अम्लोदगार टिपिकल पित्तज। पूतियास्यता, ये इम्पोर्टेंट है। भिन्न वर्चस्व मतलब क्या होगा, जो पुरीश होगी ना वो भिन्न निकलेगी, मतलब वैसे तो संगठित पुरीश होती है पर कैसी होगी, भिन्न छिन्न भिन्न होके जो आएगी पुरीश उस केस में। पीत तथा हरित वर्ण की त्वचा, यहाँ पे त्वचा किस वर्ण की थी, कृष्ण वर्ण तथा पांडु वर्ण की वातज में, पर यहाँ पे पित्तज में क्या है, पीत तथा हरित वर्ण की त्वचा देखने को मिलेगी। ज्वर यहाँ पे भी था, ज्वर वातज में भी था। तो यहाँ पे देखो दाह, तृष्णा, मूर्छा, अतिस्वेद, ये तो याद हो ही जाते हैं, पित्तज होते ही हैं, ये टिपिकल पित्तज लक्षण है। पर हमें फोकस किस पे करना है, पीत तथा हारित वर्ण की त्वचा हो गया, भिन्न वर्चस्व हो गया, और क्या हो गया, अम्लोदगार, ये भी टिपिकल पित्तज ही होता है। तो इसमें से 4-5 इसमें से इम्पोर्टेंट याद कर लेने हैं। अब आता है कफजन्य। कफज पांडु के क्या क्या लक्षण होंगे, तो कफ दोष जैसा होता है, गौरव होता है, तंद्रा होगी, वहाँ पे आलस हो गया, छर्दी हो गया, अंगसाद, मूर्छा, क्लम, त्वचा का श्वेत वर्ण होना, कफज है ना तो श्वेत वर्ण होगा वहाँ पे, रोमांच, भ्रम हो जाएगा, आलस्य, देखो आलस आ गया, श्वास कास, ये भी कफज व्याधियाँ ही होती हैं, अरुचि हो जाएगी, मलमूत्र तथा नेत्र में श्वेतता हो जाएगी, टिपिकल कफज लक्षण है ये सब। शोथ, मधुरास्यता, मधुर रस, कफ का प्रधान रस क्या, मधुर रस, तो मधुरास्यता हो जाएगी। जबकि यहाँ पे हमने क्या देखा था, कौन सी कटुआस्यता थी। ठीक है, अब आता है सन्निपातज पांडु के लक्षण। तो सन्निपातज में तुम मिक्स लक्षण तीनों दोषों के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बाकी के अलग से जो है वो देखो श्लोक में क्या दिया हुआ है कि ज्वर, अरोचक, हल्लास यानी नौसिया की फीलिंग होगी, छर्दी, तृष्णा, क्लमान्विता, क्लम होगा। क्लम हमने कहाँ भी देखा था, क्लम देखा था हमने कफज में देखा था क्लम। ठीक है, पांडु रोगी, त्रिविदोषाज्यस्य क्षीणो हतेन्द्रिय, उसकी इंद्रियां भी क्या होंगी, इंद्रियां भी ठीक से काम नहीं करेंगी उसकी। ज्वर, अरोचक, हल्लास, छर्दी, तृष्णा, क्लमान्विता। तो इसमें से 4-5 नाम ये याद रख लो, वरना अगर पेपर में नहीं क्लिक करता है ना तो वहाँ पे वातज, पित्तज, कफज के मिक्स करके भी लिख दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। अब आता है ये इम्पॉर्टेंट है, अलग से 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है ये, कि मृद भक्षण जन्य पांडु की संप्राप्ति देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले तो निदान से ही सेवन करेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे। तो निदान क्या हो सकता है, नाम में ही लिखा हुआ है कि मृद भक्षण जन्य पांडु है ये, तो यहाँ पे क्या करेगा, मिट्टी खाएगा, कोई भी जो सेवन करने वाला होगा ना, निदान का सेवन करने वाला, वो क्या करेगा, सबसे पहले मिट्टी का सेवन करेगा। अब मिट्टी भी 3 प्रकार की यहाँ पे बताई है, कषाय मिट्टी, उष्ण मृत्तिका और मधुर मृत्तिका। अब देखो कषाय है, सीधी सी बात है, तो वात का क्या करेगी, प्रकोप करेगी। हमारे 6 रस होते हैं, ये बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ पर फिर भी रिवीजन के लिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इसमें से ऊपर के 3 जो होते हैं वो क्या करेंगे, तुम्हारे कफ को बढ़ाने वाले होंगे, नीचे के 3 क्या होंगे, वात को बढ़ाने वाले होंगे, और जो अम्ल, लवण और कटु होंगे ये क्या करेंगे, ये पित्त को बढ़ाने वाले होंगे। तो देखो कषाय आ गया ना, कषाय क्या करेगा, वात को बढ़ाएगा। मधुर मिट्टी जो होगी वो क्या करेगी, कफ को बढ़ाएगी, कफ दोष का प्रकोप करेगी। और ऊषर मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, ये सब क्या करेंगे, पित्त का प्रकोप करते हैं। तो जब ये निदान रूपी जब मिट्टी का हम लोग सेवन कर लिया, किसी भी रोगी ने जब सेवन किया तो क्या हुआ, इन दोषों का प्रकोप हुआ, उससे फिर आगे क्या हुआ कि एक दोष कोई भी प्रकोपित होगा, आगे चल के तीनों दोष ही प्रकोपित हो जाएंगे। जब तीनों दोष प्रकोपित हो गए, सबसे पहली चीज क्या हुआ, तीनों दोष प्रकोपित हो गए, फिर उन प्रकोपित दोषों में किसका साथ मिल गया उनको, जो मिट्टी थी उसका एक रूक्ष गुण होता है, आत्मीय रूप मतलब आत्मीय गुण होता है, वो मिट्टी है तो रूक्ष गुण होगा ही होगा, खर, रूक्ष, ऐसे गुण उसमें होंगे ही होंगे।
तो त्रिदोषों का प्रकोप हो गया, उनके साथ साथ उसे मृत्तिका का जो रूक्ष गुण था उसका भी साथ मिल गया। उससे क्या हुआ कि मृत्तिका का अविपाक हुआ। अविपाक से मतलब तुम क्या समझोगे, जब तुमने कोई भी मिट्टी खाई किसी भी व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति के आमाशय में वो मिट्टी गई। अब आमाशय में गई तो उसका पाचन तो होगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी को तो पचा नहीं सकते, वहाँ पे पत्थर थोड़ी ना पचा लोगे तुम। और उससे क्या हो जाएगा कि वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, स्रोतसों में अवरोध हो जाएगा। जब स्रोतसों का अवरोध हो गया तो रस रस आदि धातुओं का निर्माण ही नहीं होगा। जब निर्माण ही नहीं होगा तो धातुओं का क्या हो जाएगा, क्षीणता उत्पन्न होने लगेगी, उनमें धातुओं के पोषण का अभाव हो जाएगा। जब धातुओं का पोषण ही नहीं होगा तो जो शरीर में सार होता है सभी धातुओं का, जिसको ओज कहते हैं, जो प्राणों का धारण करता है, वो ओज भी नहीं बनेगा। जिससे क्या हो जाएगा, ओज क्षय हो जाएगा, इंद्रियों का नाश होना शुरू हो जाएगा, वर्ण और अग्नि का नाश हो जाएगा। तो हम जो पहले देखा था ना संप्राप्ति घटक में कि अग्नि कैसी थी, वहाँ पे क्या देखा था, अग्नि मांद देखा था। अब समझ में आ रहा है उसका रीज़न क्या था। अग्नि का नाश हो जाएगा, ऊष्मा का क्षय हो जाएगा, और मृद भक्षण जन्य पांडु जो होगी वो उत्पन्न हो जाएगी इससे। आगे अब इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण किसके हैं, ये मृत का भक्षण जन्य पांडु के लक्षण हैं। सबसे पहला क्या है, इंद्रिय नाश है। वल वर्ण और अग्नि का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अक्षिकूट शोथ, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार देखने को मिलेगा। अक्षिकूट शोथ, भ्रू तथा गंड प्रदेश में शोथ हो जाएगा। नाभि तथा मूत्र इंद्रिय में शोथ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। मृत मृत का भक्षण जन्य पांडु अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ही देखना है अच्छे से। तो एक एक चीज़ उसकी याद कर सको तो कर लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। अतिसार हो जाएगा, रक्त पित्त मिश्रित मल त्याग करेगा। रक्त पित्त मिश्रित मल, जबकि पित्तज पांडु का क्या लक्षण था, वहाँ पे भिन्न, मतलब जो पुरीश थी वो छिन्न भिन्न वर्चस्व आ रहा था, उसमें एक गुण जो था उसका, जो हमने पीछे देखा था यहाँ पे, ये भिन्न वर्चस्व यानी पुरीश जो थी वो छिन्न भिन्न आ रही थी। यहाँ पे कैसी आ रही है पुरीश, रक्त पित्त मिश्रित आ रही है, ये चीज़ याद रखना। अब देखते हैं पांडु की साध्यता असाध्यता। तो असाध्य पांडु जो होगी उसके क्या क्या लक्षण होंगे, चिरकालिक पांडु, यानी कि बहुत टाइम से जो पांडु चली आ रही है, वहाँ पे उसने रोगी ने चिकित्सा अपनी चिकित्सा नहीं कराई है और बहुत समय से पीड़ित है, तो वो कैसी हो जाएगी, असाध्य हो जाएगी। खरीभूतता, शोथ जहाँ उत्पन्न हो गया। पीत दृश्यता, यानी जो पीत हो गया हो उसका पूरा। अल्प बहुआरित तथा कफयुक्त मल प्रवृत्ति, अगर इस तरीके का मल की प्रवृत्ति होनी शुरू हो गई है, कैसा मल, अल्प बहु हरित तथा कफयुक्त अगर मल आ रहा है तो वो भी असाध्यता का लक्षण हो जाएगा। अति श्वेत, यानी कि जो रोगी है उसका जो शरीर का वर्ण है वो श्वेत वर्ण हो गया हो, यानी इतनी ज़्यादा उसमें खून की कमी हो गई हो। जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि वो पहले तो पीला हुआ होगा, उसके बाद फिर वो सफ़ेद ही हो गया बिल्कुल। हस्तपाद शिर शोथयुक्त तथा मध्य काय का क्षय हो जाना। मध्य काय का क्षय मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जो धातुओं का जो बिल्कुल ही क्षय हो चुका है वहाँ पे, इस कारण से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये हमने असाध्यता के भी लक्षण देख लिए। एक बार फिर से, चिरकालिक पांडु होगी, खरीभूतता होगी, शोथ होगा, पीत दृश्यता, अल्प बहुहारित तथा कफयुक्त मल प्रवृत्ति। अब देखो यहाँ पे भी हमने देखा कि मल की प्रवृत्ति कैसी है, असाध्य में भी अलग से बताई गई है कि अल्प होगा, बहु होगा, हरित तथा कफयुक्त मल होगा तो वो असाध्य होगा। जबकि हमने पित्त में देखा था, वहाँ पे क्या था कि भिन्न थी, वर्च जो भी थी, पुरीश जो थी वो भिन्न हो रही थी। और हमने मृदिका भक्षणजन्य में क्या देखा कि रक्त पित्त मिश्रित मल त्याग करेगा। तो मल अपने आप में देखो 3-4 जगहों पे हमने अलग अलग तरीके के मल देख लिए हैं पांडु के अंदर में, तो वो याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये असाध्यता के लक्षण हो गए पांडु के। अब आता है पांडु के उपद्रव। आचार्य सुश्रुत ने पांडु के निम्न उपद्रव बताए, जिसमें अरुचि, पिपासा आदिक, ये हमने कहाँ देखा था, ये पित्तज पांडु का एक लक्षण देखा था। कंठ दौर्बल्य, हृतपीड़ा, अतिसार, मूर्छा, कास श्वास, ये हमने कहाँ देखा था, ये कफज पांडु में देखा था। क्लम्बी कहाँ देखा था, कफज पांडु में देखा था। और मूर्छा
और ये सब क्या होता है, ये पित्तज में ही आता है ये सारी चीज़ें। तो हम बस एक बार इसका रिवीजन कर ले रहे हैं ऐसे। बाकी हम पढ़ क्या रहे हैं कि पांडु के आचार्य सुश्रुत ने क्या उपद्रव बताया है। पर हमने स्टार्टिंग में ही एक उपद्रव देखा था जिसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी कि आचार्यों ने कामला को पांडु का उपद्रव बताया है ना, कि पांडु का रोगी अगर पित्त को प्रकोपित करने वाले निदानों का सेवन और अधिक कर लेता है तो उसको फिर क्या हो जाता है, कामला हो जाता है। तो पांडु के बाद बाद की स्थिति क्या है, कामला है। कामला को क्या बोलते हैं, जॉइंडिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। तो पांडु हमारा इस तरीके से ख़त्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, और नोट्स भी अगर बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी पांडु बस इतना ही था। आई होप समझ में आया होगा। बाय बाय।